कयामत आ गई है। एक ही घर की दो अलग पीढ़ियों को जिंदगी कितने अलग ढंग से जीने को मिल सकती है। जानिए 2005 में पद्मश्री सम्मान से नवाजी गई मेहरुन्निसा परवेज की लिखी इस कुछ खट्टी कुछ मीठी कहानी में कालिंदी बडोला की जुबानी। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आपका स्वागत है। मैं और आप हमेशा यहाँ मिलते हैं ताकि हम भारतीय साहित्य का एक से एक चुनिंदा नगीना एक दूसरे के साथ शेयर करें। ये सारी कहानियां बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ रही हैं। मेरे पिता विश्व मोहन बडोला की पर्सनल लाइब्रेरी का ये हिस्सा है और अब मेरी लेगेसी, मेरी धरोहर जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश में हूँ। आज की मेरी ऑडियो स्टोरी के लिए मैंने चुनी है कहानी मेहरुन्निसा परवेज की लिखी। मेहरुन्निसा परवेज जिनका दिसंबर 1944 में मध्य प्रदेश के बालाघाट इलाके में जन्म हुआ और आज भी वो भोपाल में अपने हस्बैंड भगीरथ प्रसाद जी के साथ रहती हैं, जो पहले आईएएस ऑफिसर थे और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। और मेहरुन्निसा परवेज जी जो हैं, उन्होंने अपनी जो पहली कहानी छपवाई थी वो धर्मयुग मैगजीन में छपी थी 1963 में। अब चाहे आंखों की दहलीज, कोरजा, अकेला पलाश, टहनियों पर धूप, दहता कुतुब मीनार जैसी उनकी रचनाएं हों या रिश्ते, अम्मा और समर जैसे उपन्यास, मेहरुन्निसा परवेज जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उनको 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री के साथ भी नवाजा। और आज जो मैंने उनकी कहानी चुनी है उसका नाम है कयामत आ गई है। कयामत आ गई है कहानी जो है वो दर पर्दा जिंदगी की घुटन, ब्याह शादी के पुराने रिवाजों ने मुस्लिम परिवारों में कुंवारी लड़कियों का जीवन कितना विडंबनापूर्ण बना दिया है, ये इस कहानी का सार है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो शुरू करते हैं कहानी मेहरुन्निसा परवेज जी की लिखी कयामत आ गई है। कयामत आ गई है, a part heavy and part light-hearted tale of a mother and daughter and the stark difference in how they have been allowed to lead their lives. Written by Padma Shri Award recipient, famous author novelist Mehrunisa Parvez, presented as an audio story by Kalindi Badola. सिविल लाइन डामर रोड के किनारे बने बंगलों में मुझे आपा का मकान ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि शादी की तामझाम दूर से ही देखी जा सकती थी। रिक्शा टूटे लकड़ी के गेट के सामने रुका। गेंद खेलते बच्चे दौड़कर रिक्शे के करीब आ गए। बरामदे की सीढ़ियां उतरकर नीचे आती आपा दिखी। बैंगनी फूलों वाली साड़ी में वो अच्छी लग रही थी, वैसे शरीर से काफी भारी हो गई थी। आओ नजमा, बस मुझे तुम्हारा सुबह से इंतजार था, आपा ने मुझसे लिपटते हुए कहा। फिर बच्चों की ओर मुड़ी। चलो बच्चों, आंटी का सामान कमरे में पहुंचाओ। बच्चे रिक्शे पर टूट पड़े और देखते ही देखते एक एक सामान ये जा वो जा। बेटी की शादी मुबारक हो और नया दामाद भी। वैसे अब तुम वाकई सास जैसी लगने लगी हो आपा, मैंने आपा से मजाक करते हुए कहा। वैसे आपा मुझसे दुगनी उम्र की थी, पर दोनों शुरू से दोस्त की तरह रहे थे। और तू तो बता, वैसी छोटी सी नूरी लग रही है जिसकी शलवार हमेशा ऊंची हो जाया करती थी और नंगे टखने के लिए आवारा घूमती रहती थी। आपा ने मेरा हाथ जोर से दबा दिया। हम दोनों अंदर की ओर बढ़े। घर बाहर के आए रिश्तेदारों से भरा था। इतने ढेर सारे अजनबी चेहरे देखकर घबराहट हो रही थी। रन्नो की शादी न होती तो तुझसे तो मुलाकात भी ना हो पाती। अभी आपा ने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि हल्दी लगा शरीर पीले हल्दी के दागों से भरे कपड़ों में सामने आ गया। मैं चकरा सी गई। लगा आपा एक बार फिर जवान हो गई हैं। रन्नो है, आपा ने मुझे हैरान देखकर कहा। और ये नजमा आंटी है बेटा। दूसरा वाला वाक्य रन्नो के लिए था। मैंने उठकर हल्दी की सोंधी महक में बसी उस लड़की को जल्दी से अपने से लिपटा लिया। आपा लगता है एक साथ 2 जन्म लिखा कर लाई हो, क्यों? कमरे में कुछ लड़कियां निहारी सजा रही थीं। दरी पर उबली सेवइयों से भरे बड़े बड़े शीन रखे थे। उन्हें पान के पत्ते से बराबर करके लड़कियां तरह तरह के रंगीन फूल बना रही थी और शेर लिख रही थी। मैं भी एक और बैठ गई और ध्यान से उनकी नक्काशी देखती रही। आप पान की गिलोरी में चांदी के वर्क लगा दीजिए, एक लड़की ने, जो खुद दूल्हे के सूट में इत्र लगा रही थी, मुझे बेकार बैठे देख काम सौंपा।
तभी आपा कमरे में आई। नजमा, तुझे भी निहारी में जाना है? औरतें कारों में जाएंगी, बैंड वाले आ गए हैं। आपा, निहारी में मैं क्या करूंगी, लड़कियों को जाने दो ना। क्यों? आपा ने मुझे डपट कर घूरा। नखरे क्यों दिखा रही है? कुछ नहीं तो दामाद देख लेना मेरा। देख लेंगे, मैंने आपा पर लद कर सुस्ती तोड़ते हुए कहा। भाई, इतनी बेचैनी से तो हमने अपने बहनोई को भी नहीं देखा था। बड़ी नटखट है। आपा झेप गई। अरे हाँ आपा, मैंने तुरंत सीधे बैठते हुए कहा, तुमने वो अपने हाथ का बढ़िया पान अभी तक नहीं खिलाया जिसके लिए एहसान भाई दीवाने थे। तुम रोज दुपट्टे में छुपाकर पान ले जाती थी ना। आपा मुझे तुरंत घसीटकर दूसरे कमरे में ले गई और तख्त पर बैठा दिया। आपा, सच कहो, एहसान भाई की याद है या नहीं? कभी फिर मिले थे? मैंने जानबूझकर आपा को सुई चुभोई थी, ये देखने के लिए कि गुब्बारे में कितनी हवा है। सब याद है नूरी, पर अब वो कच्ची उम्र भी तो नहीं रही। अब तो गृहस्थी के झंझट निपटाते निपटाते ही वक्त गुजर जाता है। पुरानी बातों के लिए किसे फुर्सत है? आपा ने ठंडी सांस ली। रन्नू की शादी के बाद तो अब और भी काम मुझे करने होंगे। सास बन रही हूं, कल नानी बन जाऊंगी। बस, औरत इन्हीं रिश्तों के भंवर में तो खो जाती है, गुम हो जाती है। फिर कभी एहसान भाई मिले थे आपा? मैंने आपा की कहीं वीराने में खोती आंखों में झांकते हुए देखा। नहीं नूरी, बस एक बार उनकी खाला का लड़का रफीक, तुझे याद है? फटी हाफ पैंट पहने जो लड़का तेरे साथ खेलता था ना, अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गया है, एक बार यहां आया था। आपा बोलते बोलते थोड़ा रुकी, जैसे सांस भर रही हूं। उसे मैंने तुरंत पहचान लिया, वही चेहरा था। काफी देर बैठा। नूरी, सच बड़ा अजीब सा लगा। पुरानी दफन की हुई पीड़ा जैसे फिर जाग रही थी, खुशबू दे रही थी। कितनी अजीब बेसब्री और उतावलेपन से भरे वो दिन थे। अब सब सपना लगता है। रन्नू की शादी तुम अपनी पसंद से कर रही हो आपा? मैंने आपा को जैसे हाथ पकड़कर किसी अंधेरे से वापस खींचना चाहा। नहीं, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, मोहब्बत हो गई। अब पहले का वो जमाना तो रहा नहीं कि जब मोहब्बत को 7 कोठरी के अंदर छिपा कर रखा जाता था। घर वाले जिससे भी बांधे उसी के पीछे हो लिए। मोहब्बत उसी कालकोठरी में बंद हुई तो बंद ही रह गई, पर मुंह खोलने की हिम्मत नहीं थी। आपा ने बाहों को मोड़कर उस पर अपना सर रख दिया। काश हम भी इसी जमाने में पैदा हुए होते नजमा, तो कितना अच्छा होता। अचानक मुझे लगा कुछ खरोंच गया है, उखड़ गया है, और सहसा पुरानी आपा, अम्मा, एहसान भाई सब याद आने लगे। चांद का दोना लुढ़क गया था और उसमें से चांदनी धड़क धड़क कर नीचे बह रही थी। घुटनों को समेटे राबिया आपा दरवाजों के पास की दीवार से लगी बैठी थी। उनकी बहकी बहकी आंखें देखकर कोई भी आंख का अंधा कह सकता था कि वो उस कमरे में, उस घर में अभी हाजिर नहीं है, कहीं खोई है। अप्रैल माह की शुरुआत, कभी एकदम गर्मी शुरू हो जाती, कभी आंधी तूफान और पानी बरस जाता था। अम्मा खाट पर एक पैर ऊपर करके बैठी थी, जिससे उनकी साड़ी ऊपर उठ जाने से टखने नंगे हो गए थे। मौलाना साहब बेत की पुरानी गोल कुर्सी पर बैठे थे। मौलाना साहब, हलवा मीठा हुआ कि नहीं? 1 पाव शक्कर मंगवाई थी, फिर भी पता नहीं मीठा हुआ कि नहीं। हाँ भाभी, सब कयामत के आसार हैं। शक्कर मीठी नहीं रहेगी, लोग नाच गानों में मस्त रहेंगे, पक्के मकान होंगे, कुंवारी लड़कियां पेट भरेंगी, नमक महंगा होगा, सब कयामत के आसार हैं। बस कयामत आई ही समझो। कयामत के डर से अम्मा कांप सी गईं, आंखें आसमान पर उड़ गईं और हाथ कान की तरफ। इस साल पानी नहीं बरसा, वरना बस्तर में तो 12 महीना पानी बरसता है। इस साल मस्जिद का कुआं पहली बार सूखा है। मौलाना साहब ने हलवा खत्म कर पानी पीते हुए कहा। आसमान पर तेजी से जाती चिड़िया चिल्लाई। मेरे साथ अम्मा भी ऊपर देखने लगी। अम्मा सतर्क हो गई। ओहो, पानी की चिड़िया है,
आज पानी जरूर आएगा। बिस्तर अंदर लगाना नूरी। ए आपा, आओ ना, कैसे बैठी हो? मैंने बहुत बेमन से खाट पर चढ़कर खत्तई का सूत उतारते हुए उन्हें पुकारा, पर जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, वैसे ही बैठी रही। देखते देखते चटक चांदनी गुम हो गई और आसमान काले बादलों से घिर आया। हवा तेज तेज होकर बह रही थी। तभी हवा का तेज झोंका आया और आसपास के कचरे को समेटता बिखेरता चला गया। मैं खटाई का सूप लिए डोल गई। आंख में धूल चली गई थी। बाहर खेलते बच्चे दौड़ते हुए घरों में घुस आए। अचानक और तेजी से मक्के के दाने के बराबर पानी की बूंदें झमाझम बरसने लगी। जिसके हाथ जो सामान आया उसे ही उठाकर अंदर भागा। पानी बरसने से भट्टी से तपते कमरे ठंडे हो गए थे। जमीन पर बिछे बिस्तर पर सब ऐसे सो रहे थे जैसे कई कई दिनों के जागे हों। लालटेन में तेल खत्म हो गया था शायद। लौ एक दो बार तेज होकर बुझ गई। कच्ची नींद में लगा कोई मेरे शरीर पर अपना हाथ धीरे धीरे फेर रहा है। मैं हड़बड़ा कर जागी। तभी वो हाथ मेरे गालों से टकराया। चूड़ियां बजी, जैसे कोई अंधेरे में मेरी आंखों को टटोल रहा हो। नूरी, सो गई? आपा फुसफुसाई। हाँ, पर अब नहीं, तुम्हें नींद नहीं आई? सुन, कल मेरे साथ खाला के घर चलेगी? मैं हैरान भौचक्की सी उनके चेहरे को अंधेरे में ढूंढने लगी। ये खाला कैसे याद आ गई? बस काम है, पहले बताओ वरना नहीं जाऊंगी, मैंने धमकी दी। आपा ने ठंडी सांस खींची। उनके मुंह से वही बासी कच्चे दूध की महक आई। उनके मुंह से वैसी गंध आती थी जैसे कि छोटे बच्चों के मुंह से आती है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आपा ने मेरे हाथ को अपनी छाती पर रखकर भींच लिया और बोली, नूरी, मैं बीमार हूं। पहले तो मुझे उनकी बात झूठी लगी। अच्छी भली दिखती आपा को भला क्या हुआ होगा, पर जैसे मैं वो बात भूल गई। मुझे उनके गदराए नाशपाती सी कठोर छोटी छोटी छातियों पर रखे हाथ अजीब सा सुख दे रहे थे। आपा अधूरी बात को खोलकर बताने को व्याकुल हो रही थी। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। तुम्हें बुखार आया है आपा? नहीं रे, तू तो एकदम बेवकूफों जैसी बात करती है। भला इस उम्र में बुखार का क्या काम? मुझे इधर 2-3 माह चढ़ गए हैं। लगा आसमान में जोर से बिजली कड़की है। मैं कांप कर आपा से सट गई। क्या कहती हो आपा? अभी पिछले इतवार को तो तुम्हारी मंगनी हुई है और इतनी जल्दी? चुप, सो जा। मंगनी से और इसका क्या संबंध? तू हमेशा से हिसाब में कच्ची रही है। आपा ने मेरे हाथ को अपने सीने से दबाए हुए करवट ली और मैं दीवानों सी अंधेरे में आपा की आकृति को घूरती रही। सुबह मुर्गियों की टीन का जाली वाला एक पैर टूटा दड़बा अम्मा ने खोला। दरवाजा खुलते ही अम्मा सहम कर पीछे हट गई। दड़बे में मुर्गी के 11 बच्चों में से 10 मरे पड़े थे। दड़बा मुर्गियों की बीट और उनके शरीर की सड़ान गंध से भरा था। 10 बच्चे ऐंठ कर लंबे हुए थे। उनमें से बचा एक अकेला चूजा कर्कश आवाज में ची ची करता अपने अकेले रह जाने की दुहाई देता 10 चूजों की लाश पर बार बार चढ़ उतर रहा था। बड़ा ही विचित्र दृश्य था। अम्मा ने हाथ बढ़ाकर उस अकेले चूजे को पिंजरे से निकाला और आंगन में छोड़ दिया। वो आंगन में अपनी गर्दन लंबी करके अपनी खोई हुई मां को और भाई बहनों को पुकार रहा था। इस मनहूस बीमारी ने पूरा दड़बा साफ कर दिया। अम्मा ने बरामदे की टूटी केन की गोल कुर्सी पर बैठते हताश शब्दों में कहा। फ्रेम में कसे कपड़े पर फूल काटना छोड़कर मैंने अम्मा को देखा। उनके चेहरे पर गहरी निराशा छा गई थी। घर पर 10 मुर्गियां और 4 बत्तखें थीं। मुर्गियां बाहर मोहल्ले में चढ़ने जाती थीं और बत्तखें सारा दिन कुएं के पास कीचड़ खाती। कुएं की ठंडक के इर्द गिर्द चक्कर लगाती थीं। कुएं के पास लकड़ियों की मोटी मोटी बल्लियां एक जमाने से पड़ी हैं। वो क्यों आई थीं और क्यों पड़ी हैं,
अब घर के सब लोग भूल गए हैं। इन्हीं बल्लियों के पास आकर पहले दिन एक मुर्गी ने ऊँघना शुरू किया और सफेद बीट करने लगी। अम्मा सतर्क हो गई। उस दिन मुर्गी के पकते हुए गोश्त की खुशबू सारे घर में भरी थी। इस सौंधी महक से सब बीमारी वाली बात को भूल गए थे। पर इसके 2 रोज बाद से तो सिलसिला सा लग गया और धीरे धीरे पूरा दड़बा चौपट हो गया। आज इतनी बात हो गई थी, निश्चय ही अम्मा आज घर पर ठहरने वाली नहीं थी। इसी दिन आपा ने खाला के घर जाने को चुना। खाला का पति हैजे की बीमारी में मर चुका था। बच्चे कोई थे नहीं, बस उन्होंने मुर्गियां पाल ली और अब इसकी विशेषज्ञ बन गई थी। गली के मोड़ पर कच्ची मिट्टी की ऊंची दीवार वाले अहाते के पीछे लोहे की जाली वाला पुराना सा दरवाजा टूटकर एक ओर झुक गया था, जिसे खाला ने रस्सियों से बांध दिया था। आंगन में टूटे खपरेलों की पटार पड़ी थी। मई महीने के तपते आलस से भरे दिन थे। खाला की मुर्गियों की फौज गोबर की लिपी पुती जमीन पर बीट करके छाया में बैठी सुस्ता रही थी। हम दोनों जैसे ही छपरी में गए, सुस्ताती मुर्गियां पंख खोलकर भरभराती हुई आंगन की ओर भागी। पंखों की ठंडी हवा छू गई। मुर्गियों की बीट तथा शरीर की गंध से सारा घर महक रहा था। क्या है, कौन है रे? खाला अंदर कमरे में चटाई पर लेटी थी, वहीं से चिल्लाई। खाला, हम लोग हैं। खाला आवाज पहचान जल्दी से उठकर आई। कैसे इतनी तेज धूप में तुम दोनों निकली हो? कुछ नहीं खाला, ऐसे ही चलते चलते आ गए, आपा बोली। अच्छा अच्छा, कैसे कयामत की धूप पड़ रही है, खुदा ही खैर करे। लू लग जाए तो आदमी पट से दम तोड़ दे। खाला ने एक बार फिर हम दोनों को घूरा। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम दोनों यूं ही चलते चलते आ गए हैं। खाला, हमारे यहां की तो सारी मुर्गियां मर गईं, आपा ने सहज होते हुए कहा। बैठो, इन मुर्गियों को खदेड़ दूं, सारी छपरी गंदी कर रही हैं। दरवाजे के पीछे रखी पतली बांस की छड़ी उठाकर खाला बाहर हो गई। कमरे में इतना अंधेरा भरा था कि दिन में भी शाम का धोखा हो रहा था। कमरे की दीवार पर पुरानी 2 तस्वीरें लगी थी। दीवार से लगी लकड़ी की छोटी सी मचान पर पुरानी 2-3 संदूकें रखी थी। संदूकों पर बड़े बड़े गुलाब के फूल छपे थे और एक संदूक जो काफी पुरानी लग रही थी, उसके ऊपर छोटे छोटे पीतल के उभरे गोले बने थे जो अब काले हो चुके थे। खाला लौटी। उन्होंने शायद मुंह धो लिया था। हम दोनों चटाई पर बैठी थी। आते ही पान की पिटारी खींचते हुए खाला बोली, तुम लोग पान खाओगी? नहीं खाला, मुझे अच्छा नहीं लगता और ये नूरी छोटी है, अम्मा देखेंगी तो मारेंगी इसे। आपा ने अंगूठे का नाखून खरोचते हुए कहा। खाला, एक काम था। क्या काम है, बोलो? खाला एकदम चौकन्नी हो गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है खाला, आपा शर्म से लाल होते हुए बोली। चलो अंदर चलो खाला, वहीं बताऊंगी। दोनों उठकर अंदर चली गईं। इस तरह खुलने वाला दरवाजा बंद हो गया। बंद दरवाजे के पीछे से आपा की सिसकियां और रोते हुए बोलते अस्पष्ट से शब्द सुनाई दे रहे थे। थोड़ी देर में खाला बाहर आई और मुझे निगरानी का काम सौंपकर लौट गई। दरवाजा फिर बंद हो गया। मैं दीवार से टिकी आंगन में चरती मुर्गियों को निहारती रही। खाला को मुर्गियों की कितनी जानकारी थी। वो बताती रहती, हरे पैर और काले पैर वाली मुर्गी ज्यादा अंडे देती है। काली छोटी जात की मुर्गी अंडे कम और छोटे देती है, पर जल्दी ही फिर अंडे देने लगती है। कुड़क ज्यादा नहीं बैठती। रात को अंडे देना अच्छा नहीं होता, ऐसी मुर्गी को काट लेना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। बंद दरवाजे के पास से खाला की आवाज आ रही थी। वो आपा को कुछ हिदायत दे रही थी। आपा घुटी घुटी सी आवाज में चीख रही थी। शायद उन्होंने मुंह में दुपट्टा घोंस लिया था। बैठे बैठे मैं तो बोर हो गई थी। मुर्गियों की हरकतों का निरीक्षण करते करते थक गई थी। कहाँ 12 बजे आए थे और अब कहाँ 3 बज रहे थे। अम्मा आई होंगी और बक रही होंगी,
मुर्दार लड़कियां जहां जाती हैं वहीं शहीद हो जाती हैं। दरवाजा खुला और खाला के साथ आपा बाहर आई। उनका चेहरा पीड़ा से काला था, टांगे कांप रही थी। दुपट्टे को वो दोनों हाथों से भींच रही थी, मरोड़ रही थी। थोड़ी ही देर में महीनों की बीमार लगने लगी थी। उनके कानों के सोने के इयररिंग नदारत थे। मैं आपा से पूछना चाहती थी पर पूछ नहीं पाई। जरूर खाला ने रख लिए होंगे। चल नूरी, घर चले। आपा ने मेरे कंधों का सहारा लिया। लाख प्रयास के बाद भी आपा के पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। अभी भी वो कांप रही थी। उनकी आंखें धीरे धीरे मुनने लगी थी, पर वो बराबर चल रही थी। चेहरे के भाव को छुपाने के लिए वो बीच बीच में मुस्कुराने की चेष्टा कर रही थी। अम्मा से क्या कहोगी आपा? वही तो सोच रही हूं। कहूंगी मुमानी की घर सीढ़ी से गिर पड़ी, वहीं बूंदे खो गए। बावर्ची खाने के चौखट पर अम्मा बैठी चाय पी रही थी। कल्लो चूल्हे के पास बैठी थी। आज की चाय उसी ने बनाई थी शायद। लो आ गई सैर सपाटे से नवाबजादियां। क्यों, कहां गई थी दोनों? अम्मा प्लेट की बची सारी चाय को एक साथ सुड़पते हुए दहाड़ी। और इसे क्या हुआ? अम्मा, सीढ़ियों से गिर गई वो। तू चुप कर। तू बित्ते भर की है और जवाब देती है। क्यों दीदे नहीं थे, इतनी बड़ी हुई, सीढ़ी नहीं दिखती अब? अम्मा ने चिल्लाते हुए कहा और फिर कल्लो की ओर मुड़ती हुई बोली, दे आधा कप चाय। मौका देखकर हम दोनों वहां से खिसके। कमरे में आकर खाट पर लेटकर हांफते हुए आपा बोली, जा तू चाय पी ले और मेरे लिए एक कप ले आना। तब तक मैं जल्दी से कपड़े बदल लेती हूं। रसोई की खिड़की से लगा जैसे एक मैदान था जहां नारियल के बूच, टूटी प्लेटें, टूटे डब्बे, फटी गंदी खून से सनी चिंदियां पड़ी रहती थी। इन्हीं सबको देखकर अम्मा का खून खौल पड़ता था। आग लगे ऐसी जवानी को जो हमारे दीदों के सामने ही अपना उतरा हुआ अंग फेंकती है। इस मैदान से लगा एहसान भाई का घर था, जिनके मकान की छत हमारे मकान की छत से सटी सटी थी। मैं अक्सर उनके घर खेलने चली जाया करती थी और वो मुझे अपनी दोनों बाहों में दबोच कर ऊपर हवा में उछाल देते थे। मैं अक्सर उनसे इकन्नी दुअन्नी वसूल कर लेती थी। एक दिन जब मैं मजेदार कहानी पढ़ने में लगी थी, तभी आपा आंधी की तरह आई और मुझे कुर्ते में बटन टांगने का हुक्म देकर चली गई। मैंने रोककर पूछा तो कहने लगी, अल्लाह मियां को देखने जा रही हूं। मेरी समझ में नहीं आया कि अल्लाह मियां ने खास तौर से सिर्फ अपनी शक्ल आपा को दिखाने की मंजूरी कब से दे दी। आपा रोज कोई ना कोई काम मुझे सौंप कर खुद ऊपर छत पर चली जाती थी। मुझे अल्लाह मियां को देखने का शौक हुआ और मैंने एक दिन आपा का पीछा किया तो वो ऊपर छत पर बड़े से खाली ड्रमों के पीछे बैठी एहसान भाई से बातें कर रही थी। मुझे देख दोनों घबरा गए और उस दिन से मुझे बंधी बंधाई दुअन्नी की रिश्वत मिलने लगी। ऊपर छत पर घर का फालतू सामान भरा था। टूटी चारपाइयां, खाली शीशियां, खाली खोखे, जंग खाए खाली ड्रम, कनस्तर, फालतू पड़े बिजली के तार, टूटी झाड़ू। जब से मकान पक्का हुआ था, घर का सारा फालतू सामान लाकर यहीं डाल दिया गया था। यहां कोई नहीं आता था। औरों के घर में छत सोने के काम आती थी और हमारे घर में फालतू सामान रखने के काम आती थी। जंग खाया एक खाली ड्रम आपा और एहसान भाई का लेटर बॉक्स था। दोनों अपनी अपनी चिट्ठियां चुपचाप इसमें डाल दिया करते थे, जो बाद में उठा ली जाती थी। आपा उर्दू में खत लिखती और एहसान भाई हिंदी में। दो अलग अलग भाषाएं दोनों की बातों को दोनों तक आसानी से पहुंचा देती थी। लिपि अलग अलग थी पर भाव तो एक थे। इन्हीं दिनों हमारे अम्मा के छोटे भाई जमशेद मामू छुट्टियां मनाने आए। शिकार के शौकीन पक्के शिकारी उड़ती चिड़िया को देखकर बता देते थे कि ये फलां चिड़िया है। निशाना अचूक। आते ही उन्होंने सीधा निशाना आपा को बनाया। हर काम के लिए बस आपा की पुकार, और आपा है कि कान में रुई ठूस कर बैठी रहती।
कान बहरे हो गए हैं क्या? जा सुनकर आ। अम्मा चिल्लाती तो कोसती, गालियां बकती आपा उनके कमरे में पहुंच जाती। जमशेद मामू पक्के शिकारी थे। भला हाके के बाहर हिरनी कूद सकती थी, और आपा जमशेद मामू की हवस का शिकार हो गई। बड़ी बड़ी शोख आंखें एकदम नीचे झुक गई। इधर अम्मा आपा की बातचीत तय करने में लगी थी। मेरी छोटी सी बुद्धि में इतनी ढेर सारी गड़मड़ बातें एक साथ बैठ नहीं पा रही थी। प्यार किसी से, हवस की शिकार हुई किसी दूसरे की, और अब शादी तीसरे से तय हो रही थी। पीले तुरई के फूल का रंग, सूखे पपड़ी जमे होठ, धसी हुई आंखें लिए आपा दुल्हन बनी थी। घर के सामने मंडप लगा था, आम की डाली को छांव थी, हर तरफ शोर ही शोर था। शादी में खाला भी आई थी। आपा का चेहरा ऊपर करके देखा और बोली, लड़की तो एकदम निचुड़ गई है। हाँ, शादी हो रही है, दुख में लड़कियां हो ही जाती हैं। अम्मा पास खड़ी थी, इत्मीनान से बोली। अरे नहीं, मैं पहचानती नहीं क्या? मैंने इससे कहा भी था मुझसे मिलते रहना, दवा लेते रहना, पर इसने तो एक दिन के बाद शक्ल भी नहीं दिखाई। कच्चा आम गिरना अच्छा नहीं होता, औरतें हिल जाती हैं, और फिर ये तो। खाला अपनी झोंक में जाने क्या क्या बकती जा रही थी। आपा घबरा कर गश खा गई थी, और अम्मा भयभीत सी आपा को घूरती दीवार से टिक गई और खाली हुए बोरे सी धीरे धीरे टहती गई। सब कयामत के आसार हैं, अम्मा ने हताश शब्दों में कहा। सारा गुस्सा, सारी उत्तेजना इन शब्दों पर लाद दी गई थी। बाहर मंडप में दहेज सजा हुआ था। नीले चूड़ीदार पैजामे वाली लड़की कागज पेन लिए लिस्ट बना रही थी। घर की 2-3 नौकरानियां दहेज के पास खड़ी होकर पहरा दे रही थी। रेशम, जरी, मखमल की चमक दमक लिए दुल्हन के जोड़े सजे थे। शानदार चमकता नया फर्नीचर, नए पलंग पर खूबसूरत मखमल का बिस्तर और रंगीन गोटे टकी मसहरी, महीन चुन्नटों से भरी दुलाई, झलझल चमकते नए डिनर सेट, टी सेट और कई कई सौ उत्सुक ईर्ष्यालु आंखें थीं। जलवे की रस्म अभी अभी हुई थी। दूल्हा दुल्हन को नए बिस्तर पर बैठाकर आईने में मुंह दिखाया गया था। चादर कसमसा गई थी। सेहरे के ताजा फूल कहीं कहीं टपक गए थे। आपा अपनी बनारसी साड़ी पहने अंदर से बाहर हो रही थी। मैं आपा को गौर से देखने लगी। कितना समय बदल गया। पुरानी आपा और इस आपा में कितना अंतर आ गया है। पुरानी बातें तो अब इन्हें याद भी नहीं होंगी। प्रेम, वो उम्र की चंचलता भर थी ना बस। अंदर कमरे में दूल्हा दुल्हन को सेवैयां खिलाई जा रही थी। नई नई मेहंदी की खुशबू से बसे हाथों से रन्नों को दूल्हे को सेवैयां खिलाना था। चुस्त पिंडलियों पर कसे रंग बिरंगे पैजामे, महीन चुन्नटों और जरी की गोट से सजे गरारे, शरारे, प्याजी नीली गुलाबी शिफॉन और टेरोलिन की ओढ़नियां, जिन पर मुकेश और सलमे सितारों की गंगा जमुना बिखरी थी। तरह तरह के जेवर, कुंवारी मुस्कुराहटें और ठहाके घर की दीवारों तक को कपा रहे थे। मैं दिन भर सिर्फ काम की देखरेख में ही अपने को थकी हुई महसूस कर रही थी। पुरानी बातें याद करते करते आंखें थकी सी लग रही थी। इच्छा हो रही थी अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाऊं और खूब खूब सोचूं, बस। बाहर मर्दाने में डिनर चल रहा था। बिरयानी, कोरमा, मुर्ग मुसल्लम, सीख कबाब, कलिया, दही का रायता, पराठे, शाही टुकड़े और न जाने क्या क्या। एक से एक खाने की खुशबू यहां तक आ रही थी। रन्नों को पुरानी किस्म की औरतों ने काफी रुला दिया था। एक कटोरी में संदल रखा था तथा एक बड़ी थाली में रुपए रखे थे, जिन्हें रन्नों की सास उठाकर गिन रही थी। मेरी इच्छा हो रही थी एक एक को डांट कर भगा दूं, पर साहस नहीं हुआ। दूल्हे मियां मुंह पर रुमाल रखे काफी देर से व्याकुल लग रहे थे। शायद वो भी रन्नों की हालत से परेशान थे। काफी देर के बाद माहौल का घुटा घुटापन खत्म हुआ। बाहर दूल्हा दुल्हन को ले जाने सजी सजाई कार आ खड़ी हुई। बैंड ने विदाई की धुन छेड़ दी थी।
आंटी, मुझे बाथरूम ले चलो, रन्नू ने धीरे से फुसफुसाया। मैंने खड़े होकर धीरे से उसे सहारा देकर खड़ा किया। उसके लाल गोटे और मुकेश से सजे मजहर को चारों ओर से समेटकर उसके हाथों में पकड़ा दिया और उसके गरारे को उठाकर मेहंदी रचे पांव में लाल मखमल की जरीदार मोती टकी जूतियां पहना दी। बाथरूम के पास आकर रन्नो ने जल्दी से मजहर को निकाल दिया और नीचे बैठकर उल्टी करने लगी। मैंने अवाक होकर जल्दी से दरवाजा लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो उठी और निढाल सी मेरे कंधों पर जा गिरी। मैंने हड़बड़ाकर उसके भारी पड़ते शरीर को संभाला। अचेत रन्नो को मैंने लाकर पलंग पर लिटा दिया और फैन खोल दिया। दुल्हन के लाल खूबसूरत जोड़े में वो अचेत पड़ी थी। क्या हुआ, इतनी देर लगा दी? आपा इसी तरफ लपक कर आती बोली। आपा, इसे चक्कर आ गया, उल्टी भी हुई, थोड़ा संभल जाने दो। आपा के चेहरे पर कई रंग आए और गए। फिर वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आई। नूरी, इसे दिन चढ़े हैं, दोनों को मालूम है। अब वो हमारा जमाना तो रहा नहीं जब हमें छुपाकर जहर पीना पड़ता था। ये नया जमाना है। मैं आश्चर्य से आपा को देख रही थी। जाने क्यों मुझे अम्मा का आपा की शादी वाला गश खाता चेहरा याद आ रहा था और उनके पीड़ा से भरे छटपटाते से शब्द। लगा कानों में जैसे वो कह रही है, कयामत आ गई है, एकदम पीछे है, बिल्कुल पीछे। मैं हड़बड़ा सी गई और एकदम पलटकर पीछे देखने लगी। कालिंदी बडोला हाथ टू हाथ में आज मेरी ऑडियो स्टोरी के रूप में मैंने चुनी कहानी मेहरुन्निसा परवेज की लिखी, कयामत आ गई है। अब आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कहानी सुनकर कि कयामत ही आ गई है, पर ये अनमैरिड लड़कियां जो है प्रेग्नेंट हो रही हैं, माँ ने भी किया और बेटी ने भी किया। लेकिन यहाँ पर सोच का फर्क भी हो सकता है। पहले तो सोचिए कि राबिया आपा, उन पर आई थी ना असल कयामत। किसी से प्यार करती थी, घर वालों ने शादी किसी और से तय की थी, लेकिन इसी दौरान खुद उनके मामा ने उनको अपनी हवस का शिकार बनाया और अपने घर में कोई ना उनको बचाने वाला था, ना किसी पर वो कन्फाइड कर सकती थी। छिपते छिपाते जाकर अपनी प्रेगनेंसी खत्म करानी पड़ी और फिर अगले हफ्ते दुल्हन बनकर उनको अपनी शादी करानी पड़ी। जब ऐसे से माहौल से निकली है राबिया आपा, शायद इसी वजह से दिमाग में एक अलग तरीके का खुलापन आ गया कि अपनी बेटी रन्नो को उन्होंने उसकी जिंदगी उसके हिसाब से जीने की इजाजत भी दी और उसको साथ भी दिया उसका। तो भाई, आपको क्या लगता है, कयामत आ गई है या नहीं आई है? ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पे अपने कमेंट्स छोड़ेंगे। यहाँ कालिंदी बडोला नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको आपने लाइक करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। अपने कमेंट्स छोड़ते हैं और मेरे लिंक्स को आगे शेयर करते हैं तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होगा। यहाँ फेसबुक पर कालिंदी बडोला नाम से मेरा पेज है और इंस्टाग्राम पर आईडी है kalindi.badola। सब जगह मेरे साथ बने रहेंगे, तभी तो मेरी कहानी दूर तलक जाएगी। कयामत आ गई है, a part heavy and part light-hearted tale of a mother and daughter and the stark difference in how they have been allowed to lead their lives. Written by Padma Shri Award recipient, famous author novelist Mehrunisa Parvez, presented as an audio story by Kalindi Badola. कयामत आ गई है। एक ही घर की दो अलग पीढ़ियों को जिंदगी कितने अलग ढंग से जीने को मिल सकती है, जानिए 2005 में पद्मश्री सम्मान से नवाजी गई मेहरुन्निसा परवेज की लिखी इस कुछ खट्टी कुछ मीठी कहानी में कालिंदी बडोला की जुबानी।